लखनीपुर एक शांत, छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी आम तौर पर सीधी सादी चलती थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर रोज गप्पे लगती थी। लेकिन पिछले 3 महीनों से इस शहर में एक अजीब डर फैल गया था। शहर की सरकारी लाइब्रेरी, जहां लोग पढ़ने आते थे, रिसर्च करते थे, बच्चों के लिए कहानी की किताबें लेते थे, अब एक डरावनी जगह बन गई थी। वजह थी एक पुरानी किताब जिसका नाम था आखिरी दास्तान। इस किताब को जिसने भी लाइब्रेरी से लिया, वो 3 दिन के अंदर मरा हुआ पाया गया। मौत का कारण हर बार अलग था। किसी का हार्ट अटैक, कोई एक्सीडेंट, कोई फांसी पर लटका हुआ मिला। लेकिन हर लाश की एक खास बात थी। उसके बदन पर एक लाइन लिखी होती थी, जैसे किसी ने छुरी से गोद कर लिखा हो, अभी किस्सा अधूरा है। पुलिस परेशान थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। किताब को पढ़ने वाले लोग अपने अपने तरीके से मरे थे और कोई एक कातिल नजर नहीं आ रहा था। तब एंट्री होती है डॉक्टर समीरा खान की। 35 साल की फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, दिल्ली में काम कर चुकी थी और अब एक स्पेशल केस के लिए लखनीपुर आई थी। वो तेज दिमाग, शांत स्वभाव और गहरी नजर रखने वाली औरत थी। जब वो पहली बार लाइब्रेरी में गई, तो लाइब्रेरियन ने कांपते हुए किताब दिखाते हुए कहा, मैडम, ये किताब पहले किसी को दिखाते हुए भी डर लगता है, पर अब आप जैसी होशियार मैडम आए हो, शायद कुछ समझ में आए। किताब पुरानी थी, काले मटमैले कवर में बंधी हुई, न लेखक का नाम, न प्रकाशक का। अंदर के पन्ने पीले पड़े थे, लेकिन अक्षर बिल्कुल साफ थे, जैसे किसी ने अभी अभी छापा हो। समीरा ने किताब का पहला पन्ना खोला। पहला वाक्य था, जो ये कहानी पूरी पढ़ेगा, उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। समीरा मुस्कराई। डरावना है, लेकिन असली नहीं हो सकता। ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है। मैं पता लगाऊंगी इस किताब में ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही समीरा ने पहला चैप्टर पढ़ा, एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हों। अचानक बिजली चली गई। लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। समीरा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देखा। लाइब्रेरियन जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी गर्दन पर वही लाइन खुदी हुई थी, अभी किस्सा अधूरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसने तो किताब पढ़ी ही नहीं थी। लाइब्रेरी में अंधेरा था। समीरा ने जैसे ही अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। लाइब्रेरियन, जो कुछ मिनट पहले तक ठीक था, अब फर्श पर गिरा पड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और गर्दन पर वही लाइन खुदी हुई थी, अभी किस्सा अधूरा है। समीरा का दिमाग तेजी से चलने लगा। ये तो वही लाइन है जो पिछले 3 केस में मिली थी, पर लाइब्रेरियन ने तो ये किताब पढ़ी ही नहीं थी। फिर ये कैसे हुआ? क्या सिर्फ किताब को हाथ लगाना भी खतरनाक है, या फिर कोई और है जो ये सब कर रहा है? समीरा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस बुलवाई। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। समीरा ने किताब को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके अपने साथ ले लिया। रात को समीरा होटल के कमरे में थी। वो बार बार किताब को देख रही थी। उसने अब तक सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ा था और तभी से अजीब अजीब चीजें हो रही थी। अचानक कमरे की लाइट कुछ पल के लिए फड़कने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। समीरा ने खुद को समझाया, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैं एक साइंटिस्ट हूं। मुझे डर से नहीं, सच्चाई से मतलब है।
अगली सुबह समीरा ने लखनीपुर के पुलिस स्टेशन में केस की सारी फाइलें मंगवाई। अब तक कुल 4 लोग मारे जा चुके थे। हर कोई अलग अलग उम्र और प्रोफेशन से था। कोई रिटायर्ड टीचर, कोई कॉलेज स्टूडेंट, कोई दुकानदार। सभी ने लाइब्रेरी से आखिरी दास्तान किताब इश्यू की थी और 3 दिन के अंदर मारे गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी मौत की वजह साफ नहीं थी और हर बॉडी पर वही लाइन खुद ही मिली थी। समीरा को एक नाम बार बार फाइलों में दिख रहा था, नरेश बिष्ट। वो एक लोकल राइटर था जो कई साल पहले लखनीपुर में ही रहता था। उसका नाम इस किताब से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। समीरा को लगा कि अब उसे उस आदमी की तलाश करनी चाहिए। उसने नरेश के पुराने पते पर जाने का फैसला किया। वो दोपहर को उसके पुराने घर पहुंची, एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारों पर सीलन थी और खिड़कियां जंग खा चुकी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। समीरा ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर से धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर गई। पूरा घर धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे और एक कोने में किताबों का ढेर लगा था। अचानक उसे एक डायरी दिखी जिस पर लिखा था, बचाना है तो पूरी दास्तान मत पढ़ना। डायरी के पन्ने पलटते ही समीरा की उंगलियां कांपने लगी। उसमें लिखा था, मैं नरेश बिष्ट हूं। ये किताब मैंने नहीं लिखी थी। ये मुझ पर आई थी जैसे कोई साया। मैंने गलती से इसे छू लिया और फिर मैं बदलता गया। किताब खुद लिखती है, वो जो पढ़ता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। ये एक कहानी नहीं, एक जिंदा डर है। समीरा की सांस रुकने लगी। तभी पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक भारी सी आवाज गूंजी, तू भी अब उस दास्तान का हिस्सा है। कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई थी। दीवार पर एक परछाई दिखने लगी थी, जैसे कोई और वहां हो। समीरा ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही लाइन गूंज रही थी, अभी किस्सा अधूरा है। उसने जल्दी से डायरी उठाई और बाहर भागी। लेकिन बाहर आने पर वो जो देखती है वो और भी डरावना था। उसका होटल अब एक खाली मैदान था। कोई इमारत नहीं थी, कोई सड़क नहीं, कोई आदमी नहीं। वो अब लखनीपुर में नहीं थी। लेकिन फिर वो ठीक कहा। समीरा चारों तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां कल तक उसका होटल था, अब वहां बस एक सुनसान मैदान था। धूल उड़ रही थी। आसमान पर अजीब सी हल्की सी लाल रोशनी फैली थी और आसपास कोई आवाज नहीं थी। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस एक डरावनी सी खामोशी। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन चेक की। कोई नेटवर्क नहीं था। समय भी अजीब तरीके से फ्रीज हो गया था, जैसे घड़ी की सुइयां हिल ही नहीं रही। वो मैदान में कुछ कदम चली तो देखा कि जमीन पर कुछ बिखरी हुई किताबों के पन्ने पड़े हैं। हर पन्ने पर एक ही लाइन थी, कहानी खत्म नहीं होती जब तक आखिरी पाठक न मरे। समीरा अब समझने लगी थी कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जाल था। वो डायरी, नरेश बिष्ट की चेतावनी, और अब ये सब कुछ इशारा कर रहा था कि कोई शक्ति है जो इस किताब से जुड़ी है। और अब जब वो खुद इस किताब को छू चुकी है, उसके कुछ पन्ने पढ़ चुकी है, वो भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। वो मैदान से आगे बढ़ती गई और कुछ दूर चलने पर उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली देखने में वैसी ही थी जैसी आखिरी दास्तान के पहले चैप्टर में वर्णित थी। समीरा को याद आया, किताब के उस हिस्से में एक हवेली का जिक्र था
जिसके अंदर एक कमरा था जहां कहानी खुद ब खुद लिखी जाती थी। उसे शक हुआ कि शायद वो हवेली असली है। डर के बावजूद समीरा ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जले हुए दीपक की टिमटिमाती रोशनी से कमरा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। हवेली के अंदर हवा भारी थी, जैसे सदियों की कहानियां दीवारों में कैद हों। वो सीढ़ियों से ऊपर गई, जहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। उस पर लिखा था, इस दरवाजे के पीछे कहानी खुद को पूरा करती है। समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का कमरा गोल था और बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी, जिस पर एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। ये वही किताब थी, आखिरी दास्तान। लेकिन ये तो समीरा के बैग में थी। फिर ये यहां कैसे? अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। समीरा पीछे हट गई। कमरे की दीवारों पर छायाएं उभरने लगी। हर छाया किसी न किसी मृतक की शक्ल में बदल रही थी। वो 4 लोग जिनकी फाइलें समीरा ने देखी थी, अब उनकी शक्लें दीवारों पर दिख रही थी। और फिर एक नई परछाई उभरी। वो समीरा की थी। एक तेज सी आवाज आई, जब तक कहानी पूरी न हो कोई नहीं जा सकता। तभी समीरा की नजर एक और मेज पर पड़ी, जहां एक टाइपराइटर रखा था। वो अपने आप चल रहा था। उसमें जो शब्द टाइप हो रहे थे वो थे, समीरा खान, उम्र 35, कहानी जानने की कोशिश में खुद एक कहानी बन गई। अब वो खुद तय करेगी कि वो अंत कैसे चाहती है। समीरा चीख उठी, नहीं, मैं इस कहानी का अंत नहीं बनूंगी, मैं इसे खत्म करूंगी। तभी हवेली में तेज झटका लगा। जमीन कांपने लगी। किताब की रोशनी तेज होने लगी। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। समीरा ने जल्दी से बैग से अपनी वो किताब निकाली जो लाइब्रेरी से लाई थी, और उसे टेबल पर रख दिया। अब दोनों किताबें आमने सामने थी। एक जो हवेली में थी, एक जो लाइब्रेरी से लाई गई थी। तभी एक अजीब सी चीज हुई। दोनों किताबों के पन्ने आपस में मेल खाने लगे। जो भी पन्ना हवेली वाली किताब में खुला, वही पन्ना लाइब्रेरी वाली किताब में भी अपने आप खुल जाता, जैसे कोई लिंक जुड़ गया हो। समीरा को लगा कि अगर वो दोनों किताबों को साथ पढ़ेगी तो शायद वो असल सच्चाई तक पहुंच सकेगी। वो टेबल पर बैठ गई और दोनों किताबों को एक साथ पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, हवेली बदलने लगी। दीवारें हिलने लगी, कमरे में हवा और भारी हो गई, और हर पन्ने के साथ उसके सामने कोई न कोई पुराना दृश्य उभरने लगा। वो चारों मृतक, उनकी आखिरी सांसें, उनके डर और एक छाया जो हर किसी के पीछे थी। वो छाया इंसान नहीं थी, वो कुछ और था, शायद किताब की आत्मा। जैसे ही समीरा ने किताब का तीसरा चैप्टर खत्म किया, एक परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो हवेली में अकेली नहीं थी। समीरा का हाथ जैसे ही उस परछाई ने पकड़ा, उसके पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में सिर्फ ठंडक नहीं थी, कुछ और भी था। जैसे वो परछाई उसकी सोच के अंदर घुस गई हो, जैसे उसकी यादों को पलट रही हो। समीरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की रोशनी एकदम गुल हो गई। अब बस टाइपराइटर की टक टक आवाज गूंज रही थी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे, आंखें लाल और शरीर से धुआं उठ रहा था। उसने सीधा समीरा की ओर देखा
और कहा, तू भी अब इस कहानी का हिस्सा है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। समीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं कहानी का पहला पाठक हूं और आखिरी लेखक। अब समीरा को समझ आया कि ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक श्राप थी, एक आत्मा जो खुद को दोहराने के लिए नए पाठकों को ढूंढती थी। हर बार जब कोई उसे पढ़ता, उसकी कहानी में घुसता, वो आत्मा उसे खींच लेती और फिर वो पाठक लेखक बन जाता और अगला शिकार ढूंढने लगता। उस आदमी ने बताया कि किताब के पहले संस्करण में उसने सिर्फ एक कहानी लिखी थी, एक राजमहल, एक रहस्य और एक आत्मा। लेकिन जब वो किताब पहली बार छपी, तब से उसके शब्दों में जान आ गई। अब किताब खुद अपना अंत नहीं होने देती थी, वो हर उस इंसान को खींच लेती थी जो उसे पढ़ता था। समीरा का सर घूमने लगा, वो सोच नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगी। एक और झटका आया और समीरा जमीन पर गिर पड़ी। अचानक एक दरवाजा उसके पीछे खुला, उस कमरे से बाहर की ओर। लेकिन बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज आई, समीरा, ये मत कर, मत पढ़। वो आवाज उसके छोटे भाई ज़ेर की थी। समीरा चौंकी। ज़ेर तो दिल्ली में था, वो यहां कैसे हो सकता है? उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो उठी और उस अंधेरे दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पूरी हवेली कांप गई और एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक आखिरी पन्ना पूरा न हो। कमरे की दीवारें अब बदल रही थी, उनमें किताब के दृश्य बनने लगे। वो मर्डर, वो लाशें, वो शब्द जो पीठ पर उभरे थे। समीरा के सामने अब एक मेज पर उन चारों मृतकों की लाशें दिखने लगी, जैसे वो यहीं पर मरे थे। और हर लाश के पास एक पन्ना रखा था। उस पन्ने पर एक ही लाइन, जो कहानी को अधूरा छोड़ेगा, वो अधूरा ही रह जाएगा। समीरा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस कहानी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे इस किताब को पूरा पढ़ना होगा और अंत को बदलना होगा। पर सवाल यह था कि क्या वो अंत उसके हाथ में है? समीरा ने दोबारा किताब उठाई और अब उसने तीसरे चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके सामने किताब में लिखी घटनाएं असली दुनिया में घटने लगी। किताब में लिखा था, पाठक जब चौथा पन्ना पढ़ता है तो वो अपनी सबसे बड़ी याद में वापस चला जाता है और वही तय करता है कि वो डर से लड़ेगा या भागेगा। तभी कमरे की हवा बदल गई। समीरा के सामने एक अस्पताल का दृश्य आ गया। उसकी मां बिस्तर पर थी और डॉक्टर कह रहे थे, अब कुछ नहीं किया जा सकता। समीरा तब बहुत छोटी थी और उसने पहली बार मौत को देखा था। उस दिन से ही उसे डर लगता था, किसी अपने को खोने का डर। अब वही डर उसके सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें गायब हो चुकी थी। अब वो अस्पताल में खड़ी थी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये किताब का हिस्सा बन चुका था। तभी एक डॉक्टर समीरा की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम इस डर को स्वीकार कर सकती हो? अगर हां, तो कहानी तुम्हारी मर्जी से आगे बढ़ेगी। अगर नहीं, तो वही अंत दोहराया जाएगा। समीरा ने आंसू पोंछे मां की ओर देखा और पहली बार दिल से कहा, मुझे डर है, लेकिन मैं अब डर कर नहीं जीऊंगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो वापस हवेली के कमरे में थी, पर अब वहां टाइपराइटर नहीं था, नहीं वो परछाई। बस किताब थी और एक खाली पन्ना। उस पन्ने पर लिखा था, अब अगला अध्याय लिखने का समय है, लेकिन इस बार अंत तू तय करेगी।
समीरा देर तक उस खाली पन्ने को देखती रही। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उस किताब ने उसे उसके सबसे बड़े डर से रूबरू कराया था। अब वो समझ चुकी थी कि ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण थी, जो हर पाठक को उसकी सबसे गहरी सच्चाइयों से टकराने पर मजबूर करती थी। कमरे में अब सन्नाटा था। हवेली एकदम शांत थी, पर वो शांति भी अजीब तरह की थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। समीरा ने किताब को फिर से खोला। खाली पन्ना अब कुछ शब्द सोख रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। जब पाठक डर को स्वीकार कर लेता है, कहानी उसे सच दिखाती है, वो सच जो सबकी नजरों से छुपा रहता है। अचानक कमरे में टेबल पर रखे लैंप की रोशनी फड़फड़ाने लगी, और फिर सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्टर की तरह कुछ दिखने लगा। वहां एक वीडियो चल रहा था। वो किसी लाइब्रेरी का सीसीटीवी फुटेज था। समीरा ने ध्यान से देखा। ये तो लक्ष्मीपुर की वही पब्लिक लाइब्रेरी थी, जहां से सबने आखिरी दास्तान उठाई थी। फुटेज में तारीख थी 17 जनवरी, रात 11:56। एक लड़की दिखी नीली जैकेट में। वो किताब उठाकर बैग में रख रही थी। समीरा की सांसें थम गई। वो लड़की कोई और नहीं, खुद समीरा थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह गई थी, रात को नहीं, समीरा बड़बड़ाई। तभी वीडियो में एक आदमी भी दिखाई देने लगा, लाइब्रेरी के एक कोने में छुपा हुआ। वो धीमे धीमे समीरा के पीछे आकर कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। फिर अचानक सब कुछ ब्लर हो गया और वीडियो वहीं रुक गया। समीरा अब डर से कांप रही थी। तो क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या कोई था जिसने मुझे जानबूझकर उस रात लाइब्रेरी में बुलाया? उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। अब वहां लिखा था, हर कहानी के पीछे एक लेखक होता है, लेकिन कुछ कहानियां खुद अपने लेखक चुनती हैं, और कुछ एक लेखक के इंतजार में लोगों की जान लेती है। समीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या इस किताब का लेखक अब भी जिंदा है? क्या उसने ही इस कहानी में समीरा को घसीटा? उसी वक्त हवेली की दीवारों से एक और दरवाजा उभरा, लकड़ी का, भारी और पुराने जमाने की खुदाई से सजा हुआ। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, लेखक का कमरा। समीरा धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक लंबा गलियारा दिखा, काले पर्दों से घिरा हुआ। वहां अजीब सी गंध थी, स्याही और सड़े हुए पन्नों की। हर तरफ पुरानी किताबें बिखरी हुई थी। कुछ किताबें खुद से फड़फड़ा रही थी, जैसे सांस ले रही हों। कुछ के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। दीवारों पर तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में कोई न कोई पाठक था, और हर तस्वीर में उनके चेहरे डर से विकृत थे। कुछ तस्वीरों के कोनों पर नाम लिखे थे, जैसे कि अजय वर्मा 2007, मधु कश्यप 2012, और फिर एक तस्वीर के नीचे लिखा था, समीरा मलिक 2025। उसने दहशत से अपनी ही तस्वीर देखी। ये तस्वीर कब खींची गई थी? वो तो यहां पहली बार आई थी। तभी पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आई। समीरा ने झटके से पलटकर देखा। एक बुजुर्ग महिला, लंबे सफेद बालों वाली, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी थी। तुम लेखक हो? समीरा ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। मैं थी, लेकिन अब मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये किताब तुम्हें चुन चुकी है। क्यों? मेरे साथ ही क्यों? समीरा चीखी। महिला ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम वो हो जिसने पढ़ते समय सवाल पूछे, डर के बावजूद रुकी नहीं,
और जिसने अपने डर का सामना किया। अब ये कहानी तुम्हारी है, पर याद रखना, लेखक सिर्फ शब्द नहीं लिखता, वो अपनी आत्मा भी डालता है हर पन्ने में। और हर लेखक को कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? समीरा ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें किसी और की जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हारी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनते ही समीरा का दिल बैठ गया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारी तस्वीर भी हमेशा इस दीवार पर रहेगी, अधूरी, डर के साथ जमी हुई। समीरा अब दो रास्तों के बीच फंस चुकी थी। या तो किसी और की जान लेकर इस किताब को खत्म करे, या हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाए। उसने किताब की ओर देखा। पन्ना अब भी खुला था, लेकिन अब वहां लिखा था, एक नाम चुनो जिसकी कहानी खत्म होनी चाहिए। समीरा की आंखों में आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सोच लड़खड़ा रही थी। पर तभी उसे एक नाम याद आया, किसी ऐसे का जो पिछले कई सालों से गायब था और जिसने शायद ये सब शुरू किया था। समीरा उस नाम को याद करके सन्न रह गई थी। रजा, वो नाम जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। रजा, उसका पुराना साथी, उसका पहला प्यार, और वही इंसान जिसने अचानक सब कुछ छोड़कर उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। रजा ही था जिसने कभी इस किताब का जिक्र पहली बार किया था, जब वो दोनों मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। एक दिन ये किताब तुझे खुद ढूंढ लेगी, रजा ने मुस्कुराते हुए कहा था। उस दिन या तो तू उसे खत्म करेगी या वो तुझे। समीरा को अब सब याद आने लगा। वो पुराना नोटबुक जिसमें रजा अजीब किस्से लिखा करता था, लाइब्रेरी की वो रातें जब वो दोनों घंटों पुरानी किताबों में खोए रहते थे, और फिर एक रात जब रजा अचानक गायब हो गया। उसने कभी विदाई नहीं ली, कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी, सिर्फ एक किताब मेज पर खुली थी, आखिरी दास्तान। समीरा की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर से ज्यादा गुस्सा था। अगर ये कहानी किसी की हो सकती है तो उसी की जो इसे शुरू करके भाग गया था, उसने धीरे से कहा। उसने किताब में रजा अली का नाम लिखा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा का एक तेज झोंका कमरे में फैला, जैसे किसी की आत्मा चीख रही हो। उस दरवाजे के पार से एक परछाई उभरी, लंबी, काली और बोझिल। धीरे धीरे वो परछाई सामने आने लगी। चेहरा साफ हुआ, रजा, पर वो अब वैसा नहीं था जैसा समीरा ने आखिरी बार देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए और होंठ फटे हुए। तूने मेरा नाम चुना? रजा की आवाज गूंजती हुई भयानक थी। हां, समीरा ने जवाब दिया, क्योंकि तूने मुझे अधूरी कहानी के बीच छोड़ दिया था। तू जानता था ये किताब क्या है, फिर भी मुझे फंसा कर चला गया। रजा हंसा, एक गूंजती, डरावनी हंसी। तू समझती है, लेखक सिर्फ कहानी रचता है? नहीं समीरा, लेखक खुद उस कहानी का पहला शिकार होता है। मैं तब से जिंदा ही नहीं हूं। इस किताब ने मेरी आत्मा को बांध लिया था, और आज तूने मुझे मुक्त कर दिया। जैसे ही रजा ने यह कहा, उसका शरीर भाप बनकर उड़ने लगा। एक गहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी। किताब अब चमकने लगी थी और उसके ऊपर लिखा था, अंत। समीरा ने जैसे ही किताब को बंद किया, वो अचानक अपने अपार्टमेंट के बेड पर थी, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज, पर जिंदा। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य था।
कोई हवेली, कोई किताब नहीं। पर तभी मेज पर उसकी नजर गई। वहां आखिरी दास्तान रखी थी, ठीक उसी तरह जैसे वो लाइब्रेरी से लाई थी। लेकिन इस बार उसके ऊपर एक नया नाम लिखा था, लेखिका समीरा मलिक। उसका दिल कांप उठा। उसने धीरे से किताब खोली। पहला पन्ना पूरी तरह खाली था, सिवाय एक लाइन के, अब तुम्हारी बारी है कहानी लिखने की। याद रहे, हर लेखक को अंत तक पहुंचना होता है, चाहे किसी की जान लेकर ही क्यों न हो। समीरा ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। अब ये कहानी उसकी थी, और वो जानती थी कि ये कहानी अब थमेगी नहीं। ये किसी और को बुलाएगी, और फिर किसी और को। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। दूर किसी लाइब्रेरी की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अगला पाठक आखिरी दास्तान उठाने वाला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।